नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज 28 फरवरी 2026 दिन शनिवार, तिथि द्वादशी है। और चलिए देखते हैं आज की 20 मुख्य खबरें पर। उससे पहले आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले इसे लाइक कर ले, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा को लेकर बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। ओवैसी ने दावा किया कि पीएम मोदी के इजरायल से लौटने के बाद अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि गाजा में जारी हालात और वैश्विक तनाव के बीच यह यात्रा क्षेत्र में युद्ध की आशंका को और बढ़ा सकती है। ओवैसी ने भारत से अपील की कि वह शांति और मानवता के पक्ष में स्पष्ट रुख अपनाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे को लेकर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि गाजा में जारी हिंसा के बीच यह यात्रा भारत की पारंपरिक विदेश नीति से हटकर है। उन्होंने गाजा में हो रही घटनाओं को नरसंहार करार देते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाए। ओवैसी का कहना है कि भारत को मानवता के पक्ष में स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए और गाजा में नागरिकों की मौत पर खुलकर चिंता जतानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। अदालत के फैसले के बाद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। दिल्ली के जालौन सहित कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, मिठाइयां बांटी और इसे सच की जीत बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह फैसला राजनीतिक बदले की राजनीति पर करारा जवाब है। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनाए रखने की बात कही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में शुक्रवार दोपहर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में डर और दहशत का माहौल बन गया। भूकंप दोपहर करीब 8:22 पर आया और इसका मात्रा 4.9 रिक्टर स्केल के आसपास मापा गया है, जिससे कई इलाकों में इमारतों की छतों और दीवारों पर रखी चीजें हिलती भी दिखीं। लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए और प्रशासन स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहा है। अभी तक किसी बड़े नुकसान या हताहत होने की सूचना नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार झटके का केंद्र आसपास के क्षेत्र में था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है। मानव संपदा पोर्टल पर समय पर चल अचल संपत्ति का विवरण अपलोड न करने वाले करीब 47,000 से अधिक कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। आदेश के मुताबिक तय समय सीमा तक जानकारी न देने पर जनवरी-फरवरी का वेतन जारी नहीं होगा। साथ ही पदोन्नति, एसीपी और अन्य लाभ भी रोके जाएंगे। सरकार ने अंतिम मौका देते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि तक विवरण अपडेट करने पर ही वेतन बहाल किया जाएगा, अन्यथा विभागीय कार्रवाई तय है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के कामकाज को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है और इसकी गहन जांच डीप प्रोब का आदेश देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के कुछ अधिकारी इतने लंबे समय से हैं कि वे प्रक्रियाओं को अपनी मर्जी से चलाते हैं और जजों को अस्थायी मानते हैं, जिससे समान मामलों का एक बेंच द्वारा खारिज होने के बाद भी दूसरी बेंच में वही याचिका फिर से सूचीबद्ध हो जाती है। सूर्यकांत ने कहा कि अगर वे अपने कार्यकाल समाप्त होने से पहले सुधार नहीं ला पाए तो यह उनके कर्तव्य में विफलता होगी। अदालत अब रजिस्ट्री में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर शुक्रवार को कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया में तैनात न्यायिक अधिकारियों को दिए गए ट्रेनिंग मॉड्यूल पर आपत्ति जताई थी। पश्चिम बंगाल ने कहा था कि प्रशिक्षण मॉड्यूल निर्देश देता है कि किन दस्तावेजों को स्वीकार करना है और किन को नहीं, जिससे अधिकारियों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसे छोटे मोटे बहाने एसआईआर प्रक्रिया को रोकने का कारण नहीं बन सकते और अधिकारियों पर भरोसा रखा जाना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जुडिशियल अधिकारियों को अपने कार्य में स्वतंत्रता है और प्रशिक्षण मॉड्यूल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन नहीं करता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान के पोकरण में भारतीय वायुसेना का भव्य युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बतौर सर्वोच्च सेनापति कार्यक्रम में शिरकत की और वायुसेना की ताकत का अवलोकन किया। अभ्यास में राफेल, सुखोई मिराज और जगुआर सहित 120 से अधिक लड़ाकू विमानों ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। वायु शक्ति 2026 ने देश की सैन्य तैयारी और आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति का प्रभावशाली संदेश दिया।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में 2026 से E20 पेट्रोल अनिवार्य हो जाएगा, यानी अब हर पेट्रोल स्टेशन पर E20 फ्यूल मिलेगा, जिसमें पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि यह कदम एयर पॉल्यूशन कम करने, ईंधन की खपत में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और कृषि को फायदा पहुंचाने में मदद करेगा, क्योंकि इथेनॉल फसल से तैयार होता है। E20 फ्यूल से वाहन की परफॉर्मेंस पर कोई नुकसान नहीं होने के विशेषज्ञों का कहना है और यह पेट्रोल इंजनों के लिए सुरक्षित है। 2026 से सभी पुराने और नए पेट्रोल वाहन E20 ईंधन का उपयोग कर सकते हैं, जिससे देश में हरित ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मुंबई पहुंचे हैं, जिसका उद्देश्य कनाडा भारत के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाना और व्यापार समझौता CEPA जैसे अहम मसलों पर बातचीत करना है। दोनों देशों के बीच लंबित व्यापार और निवेश समझौतों को आगे बढ़ाने के अलावा ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों पर सहयोग को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी। यात्रा से पहले कनाडाई पक्ष ने कहा कि भारत से जुड़े हिंसा मामलों में अब भारत की कोई भूमिका नहीं है, जिससे कूटनीतिक तनाव कम होने के संकेत मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा राहत भरा फैसला देते हुए उनके खिलाफ पोसीएसओ एक्ट में दर्ज कथित यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक उन्हें और उनके सहयोगी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जबकि जांच जारी रहेगी। यह आदेश प्रयागराज के झूंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के खिलाफ दायर याचिका पर आया है, जिसमें 2 नाबालिगों के साथ मारपीट और अन्य गंभीर आरोप शामिल हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद यह अंतरिम राहत दी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मध्य भारत के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में गिरावट रहेगी। पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी के भी आसार हैं, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय इलाकों में। राजस्थान के उत्तरी जिलों में हल्का बारिश, ओले गिरने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आम लोगों से संभावित खराब मौसम के लिए तैयार रहने और यात्रा योजनाओं में आवश्यक सावधानियां बरतने को कहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने संयुक्त राज्य अमेरिका की वाणिज्य विभाग ने भारत से सोलर पैनलों और सोलर सेल उत्पादों के आयात पर लगभग 124% काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाने का फैसला किया है, जिससे भारतीय सौर उद्योग को बड़ा झटका लगा है। इस कदम का कारण 2 अडानी समूह की कंपनियों मुंद्रा सोलर एनर्जी और मुंद्रा सोलर PV द्वारा सब्सिडी जांच में सहयोग न करना बताया गया है, जिससे सबसे सख्त पेनल्टी लागू की गई। यह शुल्क भारत के सौर निर्यात को महंगा और अप्रतिस्पर्धी बना सकता है और व्यापारिक तनाव बढ़ा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 100 मिलियन फॉलोअर्स पार करने वाले विश्व के चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं। यह उपलब्धि सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता और जनसंपर्क की व्यापक पहुंच को दर्शाती है। मोदी ने अपने समर्थकों के प्रति आभार व्यक्त किया है और कहा है कि यह मुकाम देशवासियों के समर्थन से संभव हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत के नेतृत्व और वैश्विक स्तर पर संवाद के लिए एक मजबूत माध्यम बन गया है। प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स में वृद्धि से सरकार की नीतियों और अभियानों की पहुंच को बढ़ावा मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जापान और सिंगापुर यात्रा के दौरान भारी निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं, जिनमें कुल लगभग RS2 50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर RS1 50,000 करोड़ से अधिक के MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन निवेशों से राज्य में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को तेजी मिलेगी। CM ने कहा है कि यह निवेश उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश आकर्षण केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम है और आने वाले वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में आगामी राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अख्तरुल ईमान, जो IMM ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार अध्यक्ष और विधायक हैं, ने विपक्षी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात कर राज्यसभा चुनाव में समर्थन की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस बार AIMIM को मौका दिया जाए और महागठबंधन की तरफ से समर्थन मिल सकता है, जिससे 5वीं सीट जीतने में मदद मिले। तेजस्वी ने बैठक में विचार करने का भरोसा जताया है। इससे 5वीं सीट पर राजनीतिक समीकरण और दिलचस्प हो गए हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपके कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले व वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।